तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 में विज्ञान के अंतर्गत पहला चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को एक बेहतरीन तरीके से देखिएगा और इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी समझाने का प्रयास करेंगे आप लोग उसको एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप ही लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर जी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का क्वेश्चन अलग होता होगा ना, मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा का क्वेश्चन अलग होता होगा ना, NMMS परीक्षा का क्वेश्चन अलग होता होगा ना, इसके बाद NTSC क्लास 8 का जो है परीक्षा का क्वेश्चन अलग होता होगा ना। ये सारे परीक्षा एक ही तरह का होता है। जिस तरह आपके परिवार में अलग अलग नामों से पुकारते हैं तो अलग अलग नामों से पुकारते हैं तो आप ही न जाते हैं, सब नहीं जाता है। ठीक उसी तरह से इस एग्ज़ाम को भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन सबका मतलब एक ही है। जो भी क्लास 8 के अंतर्गत एग्जाम लिया जाएगा तो उससे आपको फसल उत्पादन एवं प्रबंधन से आपको क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। देखिए इस एग्जाम को 100% पास करना चाहते हो तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। मैथ का सिलेबस, साइंस का सिलेबस 100% पास करना चाहते हो तो आपको यकीन होगा कि हम पास करेंगे ही करेंगे। इसके लिए आप लोगों को पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पास करना है तो आधा अधूरा सिलेबस पढ़िए और जाइए एग्जाम दीजिए, फेल होइएगा, निश्चिंत नहीं है। लेकिन आप जब पूरा सिलेबस खत्म कर लीजिएगा, पूरा सिलेबस आपका मुट्ठी में रहेगा तो आप 100% पास हो ही जाइएगा। देखिए इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम आपको और बहुत ज़्यादा बात बताते हैं। देखिए अगर आप लोग क्लास 8 का पूरा 100% सिलेबस खत्म कर लेते हो तो आप लोग समझिए ना क्लास 10 के स्टूडेंट को टक्कर दे दीजिएगा। क्लास 8 में बहुत ज़्यादा ऐसी बातें हैं जो क्लास 10 का विद्यार्थी को कभी नहीं आता होगा, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को नहीं आता है। तो इसलिए यदि आप लोग क्लास 8 के सिलेबस को एक बेहतरीन ढंग से एक अच्छा तरीका से खत्म कर लेते हो तो आप लोग समझिए ना क्लास 10 में आपका 1 नंबर रैंक आएगा अपने राज्य के अंतर्गत। अगर आप बिहार से हैं, अगर आप झारखंड से हैं तो क्लास 10 का एग्जाम दीजिएगा। अगर आप लोग का एक बेहतरीन तरीका से क्लास 8 का पूरा सिलेबस आपके माइंड में रहेगा, आप लोग समझे रहिएगा तो आपको 1 नंबर रैंक लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये क्लास 8 काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को एक बेहतरीन तरीके से देखिएगा। यदि आप लोग चाहते हो 100% इस एग्जाम में पास करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा सिलेबस पढ़ना ही पड़ेगा। 100% श्योर है, कन्फर्म है, आप लोग पास जरूर हो जाइएगा। लेकिन कब, जब आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। मैथ का सिलेबस हो गया, साइंस का हो गया, सोशल साइंस का हो गया, रीजनिंग का हो गया। जब आप लोग 100% चाहते हो तो, नहीं चाहते हो ऐसे दूसरे की तरह आप एग्जाम में बैठने के लिए जाना चाहते हो, अब मुंह दिखाने के लिए जाना चाहते हो तो आप लोग को सिलेबस कवर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो चाहता है कि हम क्लास 10 में भी टॉप करें और जहाँ जाए हमारा नाम हो, इसके लिए आप लोगों को क्लास 8 का संपूर्ण सिलेबस खत्म करना ही पड़ेगा। तब जो आप जहाँ भी जाइएगा ना तो आपका मान सम्मान होगा, आपसे टकराने वाला कोई पैदा नहीं लगेगा। क्लास 8 में बहुत ज़्यादा ऐसी बातें हैं जो आगे आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए अब तो बात बता दिए, अब हम लोग जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसलिए जहाँ भी पढ़ते हैं, इस चैनल पे पढ़ रहे हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिए कि सर जी इस पे वीडियो चाहिए। तो चलिए ना बहुत ज़्यादा बात कर लिए, वीडियो की शुरुआत करते हैं यहीं से। तो देखिए इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम लोग जान ही लेते हैं कि ये फसल का उत्पादन हम लोग क्यों करते हैं। फसल का उत्पादन हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या को खाने पीने के लिए क्या चाहिए, वही ना चाहिए, धान चाहिए, गेहूं चाहिए, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ चाहिए। तो इसीलिए हम लोग फसल का उत्पादन करते हैं ताकि हम लोग का भरण पोषण हो सके, पेट भर सके। और आप ही लोग जानते हो कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश का मतलब क्या हुआ, भारत की आय मुख्य रूप से कृषि से ही प्राप्त होता है। हम लोग के माता पिता क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। जो भी हम उपजाते हैं उसका कुछ हिस्सा हम अपने लिए क्या करते हैं, कुछ हिस्सा हम अपने लिए खाने के लिए रख लेते हैं और जो बचता है उसको बेचते हैं, उनसे हम लोग को आय मिलती है, आमदनी मिलती है। तो भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश का मतलब क्या हुआ, भारत के लोगों के लिए अगर कृषि नहीं रहेगा तो इतनी बड़ी जनसंख्या को पेट भरने के लिए कहाँ से हम लोग क्या चीज़ लाएंगे, खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे कभी भी। इसलिए भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के लोग खेती बाड़ी करके ही जीवन यापन अपना गुजारा करते हैं और खेती बाड़ी से ही जो अन्न उपजता है उसको बेच करके आमदनी प्राप्त करता है और इस प्रकार रहन सहन करते हैं। इसलिए भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। हम लोग कृषि उत्पादन क्यों करते हैं, फसल उत्पादन क्यों करते हैं, आप तो समझ गए, पेट भरने के लिए और आमदनी प्राप्त करने के लिए और एक अच्छी व्यवस्था से, एक अच्छा तरीका से रहने के लिए, समझ गए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। यहाँ से आप लोग वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपका चैप्टर शुरुआत हो रहा है। देखिए जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कटाई कहते हैं कि फसल कहते हैं कि उसे उत्पादन कहते हैं कि डी नॉन, यानी कि इनमें से कोई नहीं
है, इन तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखिए, जब एक ही किस्म का मतलब क्या हुआ, एक ही तरह का पौधा किसी बड़े स्थान पर, किसी बड़े क्षेत्रफल पर उगाते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं फसल। फसल का मतलब नहीं समझे? जैसे कि धान का फसल उगा रहे हैं ना, तो जहाँ पर भी देख रहे हैं उस खेत में धाने का फसल देख रहे हैं। गेहूँ का फसल का मतलब क्या हुआ, उस खेत में उगाए जाने वाले जितने भी पौधे हैं वह गेहूँ का फसल है। तो समझ गए ना फसल का मतलब क्या होता है? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर, जिस खेत में देख रहे हैं तो उसी तरह का पौधा हो, यानी कि किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फसल। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी नंबर ऑप्शन सही। देखिए, इस एग्जाम को पास करने के लिए आप लोगों को समझ की आवश्यकता होगी, एक बेहतरीन तरीका से समझना जरूरी है। इसलिए हो सकता है कि आपका वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन आप लोगों को धैर्य रखना है और एक बेहतरीन तरीका से समझ के जाना है। यदि आप लोग, हम बार बार कर रहे हैं कि क्लास 8 के सिलेबस को समझ के एक बेहतरीन तरीका से खत्म कर लेते हो तो क्लास 10th में आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक पाएगा और आपसे कोई भी विद्यार्थी हाथ नहीं मिलाएगा। आपसे सब विद्यार्थी हटे के रहेगा, दूरे भाग कर रहेगा। समझ गए ना? तो इसलिए समझने पे ध्यान दीजिएगा। तो समझ गए, यहाँ पे जब एक ही किस्म के पौधे को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, बड़े भूभाग में, बड़े खेतों में उगाया जाता है, एक ही किस्म का, एक ही तरह का पौधा, तो उसको कहते हैं फसल। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में कौन रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल के बारे में आप लोग जानते हो, रबी फसल उस फसल को कहते हैं जिसको हम लोग उत्पादन करते हैं शीत ऋतु में। शीत ऋतु का मतलब क्या हुआ? ठंडे मौसम में। आप ही लोग समझिए कि ठंडा मौसम में हम लोग कौन कौन से फसल उपजाते हैं? तो आलू उपजाते हैं, गेहूँ उपजाते हैं, इसके बाद देखिए गोभी, बंदा गोभी, ये सब उपजाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को पहचानना है कि निम्न में कौन रबी फसल नहीं है। देखिए यहाँ पे गेहूँ, चना, मटर, ये सब हम लोग किस मौसम में उपजाते हैं? ठंडा मौसम में, यानी कि शीत ऋतु में। जिस फसल को शीत ऋतु में उगाया जाता है उसी को कहते हैं रबी फसल। यहाँ देखिए डी नंबर ऑप्शन में धान को भी क्या हम लोग ठंडे मौसम में उपजाते हैं? नहीं ना उपजाते हैं। धान को तो हम लोग वर्षा ऋतु में उपजाते हैं, इसमें वर्षा की अधिक आवश्यकता होती है, पानी की अधिक आवश्यकता होती है। तो यहाँ देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में कौन रबी फसल नहीं है? तो गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, मसूर, ये सब क्या है? ये सब रबी फसल है। इसको हम लोग जो है शीतकालीन मौसम में, यानी कि ठंडे मौसम में उपजाते हैं। बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। ये 10th में कई बार इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है। समझ गए ना? आपके एनएमएमएस परीक्षा यानी कि राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए ये वीडियो तो महत्वपूर्ण ही है। आगे आपके आने वाले भविष्य के लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। समझ गए ना? तो इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। गेहूँ, चना, मटर, ये सब क्या है? रबी फसल है। लेकिन डी नंबर ऑप्शन, यानी कि ये धान रबी फसल नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही। इसके बाद देखिए निम्न में कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल उस फसल को कहते हैं जिसको उपजाने में अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है, यानी कि वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। और रबी फसल यानी कि शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को कहते हैं रबी फसल। और इसके बाद देखिए ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है कि रबी फसल को हम लोग बोते कब है? तो अक्टूबर नवंबर में बोते हैं। और इसके बाद देखिए मार्च अप्रैल में पक जाता है तो उसको मार्च अप्रैल में काट लेते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि रबी फसल को बोने का समय कब है? तो अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और मार्च अप्रैल आते आते हम लोग सारी फसल को क्या करते हैं? काट लेते हैं, क्योंकि फसल पक जाता है। इसके बाद देखिए आपको निम्न में कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल का मतलब आप लोग जानेंगे जिस फसल को उपजाने में हम लोग को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी, यानी कि वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। कपास हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब क्या है? खरीफ फसल है। देखिए वैसे इसके बारे में अंतिम में ट्रिक के माध्यम से हम आपको एक बेहतरीन तरीका से बतलाने का प्रयास करेंगे कि रबी फसल को याद करने का तरीका क्या है, खरीफ फसल को याद करने का तरीका क्या है, जायद फसल को याद करने का तरीका क्या है। इसलिए आप लोग धैर्य रखिए, आप लोग सारे कंसेप्ट को एक बेहतरीन तरीका से सीख लीजिएगा। पहले यहाँ पर देखिए निम्न में कौन खरीफ फसल है? तो ये सारे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही है। धान हो गया, कपास हो गया, ये हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, ये सब क्या है? ये है खरीफ फसल। समझ गए ना? और इसके बाद देखिए खरीफ फसल की बुआई हम लोग कब करते हैं? तो जून जुलाई में इसकी बुआई करते हैं। जून जुलाई में क्या करते हैं? खरीफ फसल को बुआई करते हैं और अक्टूबर नवंबर आते आते हम लोग क्या करते हैं? इसकी कटाई कर लेते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि जो है खरीफ फसल की बुआई कब करते हैं? तो जून जुलाई में इसका बुआई करते हैं और अक्टूबर नवंबर आते आते क्या करते हैं? पक जाता है तो उसको कटाई कर लेते हैं। और इसके बाद देखिए चौथा नंबर, मिट्टी को उलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मिट्टी को हम लोग उलटते पुलटते हैं तो उसको क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। जुताई करते हैं ट्रैक्टर के माध्यम से। आज तो हो गया कल्टीवेटर हो गया, रोटावेटर हो गया। पहले प्राचीन समय में हम लोग जो है पहलुआ जमाना में, और अभी भी किसान अभी भी पुराने हैं वह बैल का इस्तेमाल करता है खेतों को जोतने के लिए।
मिट्टी को जोतते किस लिए? मिट्टी को जोतते इसलिए है क्योंकि खेत में जो है बहुत ज़्यादा पत्ता तत्ता जो भी खरपतवार होता है उसको फेंकते हैं, वह सड़ता गलता है तो वह खाद का निर्माण कर लेता है, और वह खाद क्या होता है नीचे चले जाता है। तो नीचे चले जाता है तो पेड़ का जो है, पेड़ पौधे का जो है मिट्टी का जड़ नीचे से तो लेता ही है, लेकिन जब उसको ऊपर में जब हम लोग जो है मिट्टी को उलटते पुलटते हैं तो वही खाद, वही उर्वरा शक्ति क्या होता है ऊपर चले जाता है, और जब ऊपर चले जाता है तो उसको जो है पेड़ पौधा जो है जड़ के माध्यम से उसको खींच लेता है, जिससे पेड़ पौधा में जो क्या होता है विकास होता है, वृद्धि एवं विकास होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं मिट्टी को उलटते पुलटते हैं, यानी कि जोतते हैं। इसलिए जोतते हैं ताकि जो है जितने भी उर्वरा शक्ति है उसको एक बेहतरीन तरीका से आसानी से क्या करें, मिट्टी अपने जड़ के माध्यम से अपने पूरे संपूर्ण भाग में ले सके। समझ गए ना? तो एक बेहतरीन तरीका से सारे क्वेश्चंस को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, मिट्टी को उलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं जुताई। क्या कहते हैं? इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग लिख लीजिएगा। पोला का मतलब क्या हुआ? मिट्टी को समतल करना। कहीं पे ढेला है, ढेला ढुकुर है, इसको समतल करते हैं। तो मिट्टी को उलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जुताई। समझ गए इन सारे क्वेश्चंस को? अब आइए, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में कौन व्यापारिक फसल है? यहाँ देखिए प्रश्न, निम्न में कौन व्यापारिक फसल है? तो सबसे पहले हम लोग जान ही लेते हैं कि ये व्यापारिक फसल कहते किसको है। तो व्यापारिक फसल उस फसल को कहते हैं जिसका उत्पादन हम लोग मुख्य रूप से व्यापार करने के लिए करते हैं। व्यापार करने के लिए यानी कि बिजनेस व्यापार करने के लिए जिस फसल का उत्पादन करते हैं उसी को कहते हैं व्यापारिक फसल। तो व्यापारिक फसल कौन कौन से है? चाय हो गया, गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, ये सब क्या है? व्यापारिक फसल है, जिसका प्रमुख उद्देश्य हम लोग को व्यापार करने के लिए रहता है, जिनसे हम लोग को ज़्यादा मुनाफा प्राप्त होती है, यानी कि ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है, उसी को कहते हैं व्यापारिक फसल। गन्ना, रबड़ हो गया, चाय हो गया, तंबाकू हो गया, ये सब क्या है? व्यापारिक फसल है। यहाँ पे देखिए, आप लोग को अंतिम में हम एक बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे कि व्यापारिक फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं। लेकिन यहाँ पे समझना ये जरूरी है कि व्यापारिक फसल कहते किसको है। सबसे पहले उसके मतलब को समझिए, इसके बाद अंतिम में हम आपको एक बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे कि व्यापारिक फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल आता है। इस तरह से आपको क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है। और इस वीडियो के पूरे भाग में कोई भी स्टूडेंट जो NMMS की तैयारी, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज की तैयारी, मेधा छात्रवृत्ति की तैयारी जो कर रहा है, इस वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देख सकता है। और वीडियो को देखने के बाद वह 100% हम गारंटी देते हैं कि वह एक बेहतरीन अंक के साथ इस एग्जाम को पास करेगा, और साथ ही साथ क्लास 10th में 1 रैंक लाएगा, सबसे बेस्ट स्कोर लाएगा। समझ गए ना? तो पूरे भारत का कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकता है। समझ गए? सभी राज्यों के लिए है। इसके बाद देखिए, निम्न में कौन जायद फसल है? जायद फसल का मतलब नहीं जानते हो? गर्मा फसल। जिस प्रकार रबी फसल और खरीफ फसल के बीच में जो फसल हम लोग उपजाते हैं, गर्मी के मौसम में जो भी फसल हम लोग उपजाते हैं उसी को कहते हैं जायद फसल। जायद फसल का दूसरा नाम क्या होता है? गर्मा फसल। गर्मी में हम लोग क्या क्या खाते हैं? एक बात देखिए ना, बढ़िया तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा ना तो आप लोग को याद नहीं करना पड़ेगा। गर्मी में हम लोग खाते हैं खीरा खाते हैं, तरबूज खाते हैं, ककड़ी खाते हैं, यही सब न खाते हैं। तो ये सब क्या हो गया? जायद फसल। जायद फसल का मतलब क्या हुआ? जिसको हम लोग जो है गर्मी के मौसम में उपजाते हैं, यानी कि खरीफ फसल और रबी फसल के बीच में जो फसल उपजाते हैं उसी को कहते हैं जायद फसल। यहाँ देखिए, तरबूज हो गया, खीरा हो गया, सूरजमुखी हो गया, ये सब क्या है? ये सब है जायद फसल। समझ गए ना? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। इसके बारे में हम बार बार बता रहे हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए। अंतिम में हम सारे टाइप के क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीका से याद करने का ट्रिक देंगे, उसके माध्यम से आप लोग पहचान जाइएगा कि ये जायद फसल है, कि ये रबी फसल है, कि ये खरीफ फसल है, कि ये व्यापारिक फसल है, कि नकदी फसल है। आप लोग टेंशन मत लीजिए। हम यहाँ पे समझाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जायद फसल किसको कहते हैं, व्यापारिक फसल किसको कहते हैं, रबी फसल किसको कहते हैं। अंतिम में तो हम आपको एक बेहतरीन तरीका से सिखाई देंगे कि किसको कहेंगे जायद फसल, किसको कहेंगे रबी फसल, किसको कहेंगे खरीफ फसल। आप लोग टेंशन मत लीजिए। समझ गए ना? इसके बाद देखिए अगला नंबर प्रश्न, फसल पक जाने के बाद काटना क्या कहलाता है? जब फसल पक जाता है तो उसको काटते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या निराई कहते हैं? निराई नहीं कहते हैं, कटाई कहते हैं कि थ्रेसिंग कहते हैं? तो उसको कहते हैं कटाई, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। 100% इसको एक बेहतरीन तरीके से समझते जाइए। इसके बाद देखिए, काटी गई फसल से बीज दाने को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब हमारा फसल पक जाता है, पक जाने के बाद उससे जो है बीज यानी कि दाना को अलग कर देते हैं, भूसी को अलग कर देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? इसको क्या हार्वेस्टर कहते हैं? इसको क्या थ्रेसिंग कहते हैं? इसको क्या निराई कहते हैं? नहीं, निराई का मतलब क्या हुआ? खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया। खरपतवार को हटाते हैं उसको क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। हार्वेस्टर का मतलब क्या हुआ? फसल काटने का एक तरीका है। जिस प्रकार हम लोग हाँसू से काटते हैं, बिहार में हम लोग क्या कहते हैं? हाँसू, दराती भी कहते हैं।
फसल को किस चीज़ से काटते हैं, उसको जो है कहते हैं हार्वेस्टर। हार्वेस्टर की सहायता से भी हम लोग क्या करते हैं, फसल को काटते हैं। और इसके साथ विभिन्न प्रकार के औजार से हम लोग फसल को काटने का काम करते हैं। तो काटी गई फसल को, बीज दानों को, यानी कि बीज के दानों को अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं थ्रेसिंग। थ्रेसर का मतलब क्या हुआ, थ्रेसर का मतलब यह हुआ जब जो है फसल पक जाता है, पक जाने के बाद हम लोग उसको काट के लाते हैं, और काट के लाने के बाद भूसी को और दाना को जब अलग करते हैं उसी को कहते हैं थ्रेसिंग। थ्रेसिंग का मतलब थ्रेसर है, समझ गए ना। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी नंबर ऑप्शन सही। आप लोग धैर्य रखिए, इस वीडियो के अंदर में जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, जो आपके आने वाले एनएमएस परीक्षा यानी कि राष्ट्रीय आयसा मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए जो भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा, इस वीडियो के अंदर में हम सारे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और उसको एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब समझ जाएंगे तो हमारा सब काम हो जाएगा। समझना जरूरी है, रटना नहीं जरूरी है, समझ गए ना। अब आइए, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे, खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसको निराई कहते हैं कि खरपतवार कहते हैं कि खरपतवार नाशी कहते हैं कि डी नॉन, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही है। तो देखिए, जब हम लोग खेत में पौधे को रोपते हैं तो पौधे रोपने के साथ साथ कुछ अन्य अवांछित जिसका उपयोग नहीं रहता है वो भी पौधा उग जाता है, तो उसको कहते हैं खरपतवार। खेत में हम लोग को किस चीज़ की आवश्यकता होती है? पौधा का ना। तो पौधा तो होता ही है और इसके साथ साथ कुछ अन्य पौधा भी उग जाता है जिसको हम लोग को आवश्यकता नहीं है। वह पौधा क्या करता है, जब हम लोग खाद डालते हैं, बिचौलिया का काम नहीं जानते हो, इधर से भी नोचता है इधर से भी नोचता है। यानी कि खाद जब भी हम लोग डालते हैं तो वो पेड़ पौधा नहीं लेकर के ज़्यादा मैक्सिमम रूप से जो खरपतवार जो होता है जिसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, कि अवांछित रूप से जिसका उपयोग नहीं है वही सब ले लेता है, तो पेड़ पौधों का विकास नहीं हो पाता है। मान के चलिए, जिसको आप लोग खाने के लिए दे रहे हैं वो नहीं खा करके दूसरा कोई खाएगा तो उसका विकास थोड़ी हो पाएगा। जब भी हम लोग खाद उर्वरक का प्रयोग करते हैं ताकि हमारा पौधा क्या हो, एक बेहतरीन तरीका से उपज पाए, उसका वृद्धि विकास हो पाए, तो जब खरपतवार रहता है तो सारा शक्ति क्या करता है, वही ले लेता है, जिसके वजह से वो तो आगे बढ़ जाता है लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इसको क्या कहते हैं, खरपतवार। यानी कि जिसको हम उगाना चाह रहे हैं उसके साथ साथ कोई अन्य पौधा भी उग जाए उसको क्या कहते हैं, खरपतवार। अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। खरपतवार हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जो खेत में खरपतवार लग जाता है तो इसको हटाते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं निराई। यानी कि खरपतवार हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं, निराई। ओसाई थोड़ी कहते हैं, जुताई थोड़ी कहते हैं। इसको मिट्टी को उलटते पुलटते तब ना उसको कहते हैं जुताई। ओसाई थोड़ी करेंगे। ओसाई का मतलब क्या हुआ, भोजन में जब मतलब कि कंकड़ पत्थर सब रह जाता है तो उसको क्या करते हैं, ओसाते हैं। तेज़ हवा में क्या करते हैं, यानी कि खखड़ी सब जो है भूसा रहता है तो तेज़ हवा में जो है चावल को या कोई भी चीज़ को ले जाते हैं तो क्या होता है, हल्का वाला कण उड़ जाता है और जो हमारा ओरिजिनल कण रहता है वो बच जाता है। ओसाई थोड़ी कहते हैं। यानी कि खेत में खरपतवार हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं, निराई। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है? एक निश्चित समय में कहता है ना, अगर फसल को एक बेहतरीन तरीका से उपजाना है तो सिंचाई करना है, यानी कि उसमें ज़रूरत के हिसाब से जिस समय उसके पानी की आवश्यकता हो उस समय क्या करना चाहिए, उसको सिंचाई करना चाहिए। तो निश्चित अंतराल पे एक जिस समय मतलब कि फसल को पानी की आवश्यकता है उस समय फसल में पानी देना चाहिए और वह एक फिक्स टाइम में फिर देना चाहिए। इन्हें जो आज दे दिए और जिस समय में फिर पानी की आवश्यकता रहेगा निश्चित अंतराल में, निश्चित समय में, आज 2 महीना में दिए तो 2 महीना के बाद फिर एक निश्चित अंतराल आएगा, निश्चित समय आएगा, उस समय में भी आपको सिंचाई करने की आवश्यकता है, यानी कि जल देने की, पानी देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको क्या कहते हैं, निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है, तो सिंचाई कहलाता है। पशुपालन थोड़ी कहेंगे, जुताई थोड़ी कहेंगे। पशुपालन थोड़ी कह सकते हैं कि निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है, पशुपालन थोड़ी कहेंगे। पशुपालन भी कई बार एग्जाम में आया है कि पशुपालन कहते किसको है, तो पशुपालन उस पालन को कहते हैं जिनसे हम लोगों को खाने योग्य पदार्थ मिलता है। जिस प्रकार हम लोग जो है भैंस को पालते हैं, गाय को पालते हैं, इनसे हमको दूध की प्राप्ति होती है। बकरी को पालते हैं, इनसे हम लोग को मांस की प्राप्ति होती है। और बहुत ज़्यादा छोटे छोटे जानवर को पालते हैं जिनसे हम लोग को खाने योग्य यानी कि खाद्य पदार्थ की प्राप्ति होती है, उसी को कहते हैं पशुपालन। समझ गए ना। तो एक बेहतरीन तरीका से सारे कंसेप्ट को समझते जाइए, ये नहीं जो दूसरे तरह रटते जाएंगे। समझ गए ना, समझते जाइए। खाद क्या है, तो खाद मानव निर्मित है कि उर्वरक है कि प्राकृतिक है कि डी इनमें से नहीं है। देखिए, खाद और उर्वरक में विद्यार्थी हमेशा कन्फ्यूजन में रहता है। जिस प्रकार हम शुरू में बताए, कई विद्यार्थी कहता है कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का अलग क्वेश्चन रहता है, मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा का क्वेश्चन अलग रहता है। ठीक उसी तरह खाद एवं उर्वरक में भी विद्यार्थी कन्फ्यूजन रहता है। खाद किसको कहते हैं, हम लोग जो है पतिया सड़ाते गलाते हैं, गोबर होता है, गाय का गोबर, गाय का मलबा, भैंस का मलबा, बकरी का मलबा, और जो भी घास और सड़ पुड़ जाता है, लकड़ी और जितने भी सड़ जाता है तो उनसे जो बनता है उसको कहते हैं खाद। उर्वरक कहते किसको है, तो उर्वरक का मतलब यह होता है कि जिसको मनुष्य बनाता है, ये मानव निर्मित है, जिसमें रसायन केमिकल चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, उसको कहते हैं उर्वरक। उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है जिसको मानव ने बनाया है। इसमें केमिकल यानी कि केमिकल रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका उपयोग हम लोग खेत में करते हैं ताकि हमारा जो है फसल एक बेहतरीन तरीका से उपज पाए। ठीक उसी तरह ये जो है खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ किसको कहते हैं, जिसमें
उसमें कार्बन का अंश हो। कार्बनिक पदार्थ उस पदार्थ को कहते हैं जो है पेड़ पौधे के सड़े गले पत्तियों से और गाय के उपले जो भी जो है लकड़ी के जो सड़ा गला करके जो खाद बनता है, जो पदार्थ बनता है, उसको कहते हैं कार्बनिक पदार्थ। खाद क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। और उर्वरक क्या है? अकार्बनिक पदार्थ। उर्वरक जो हम दुकान से लाते हैं, जैसे यूरिया लाते हैं और बहुत सारा जिंक और लाते हैं, ये सब क्या है? उर्वरक है। समझ गए ना उर्वरक और खाद के बारे में अंतर? तो उर्वरक और खाद से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ देखिए खाद क्या है? तो खाद प्राकृतिक पदार्थ है। खाद को मानव निर्मित नहीं है, खाद मानव निर्मित नहीं है, उर्वरक को मानव ने बनाया है। खाद क्या है? एक प्राकृतिक पदार्थ है, खाद उर्वरक भी नहीं है। समझ गए ना कि खाद उर्वरक में अंतर क्या है? जो हम लोग जो है गाय के उपले गोबर सड़े गले पत्तियों से जो भी पदार्थ बनाते हैं उसको कहते हैं खाद। खाद क्या होता है? प्राकृतिक पदार्थ होता है। यहाँ पर उर्वरक है, उर्वरक नहीं होगा। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ होता है। खाद का इस्तेमाल करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति हमेशा बनी रहती है। खाद ज़्यादा फायदाकारी रहता है उर्वरक की अपेक्षा। उर्वरक में क्या होता है? केमिकल चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके वजह से खेत में जो भी अच्छी अच्छी गुणवत्ता वाली जो भी पोषक तत्व रहता है उर्वरक की वजह से वह मर जाता है। उर्वरक में केमिकल चीज़ आप लोग जानते हो कि केमिकल चीज़ हमेशा हानिकारक होता है ना। तो उर्वरक का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम लोग को कम समय में ज़्यादा उत्पादन हो सके, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो उसको पेट भरने के लिए ज़्यादा फसल का भी नहीं उत्पादन करना जरूरी है। तो इसी के लिए हम लोग उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग को जो है कम समय में कम क्षेत्रफल में अत्यधिक फसल की प्राप्ति हो सके। ये कम समय में ज़्यादा ऊर्जा देता है, ये कम समय में पेड़ पौधे के लिए खेत में ज़्यादा उर्वरा शक्ति देता है, लेकिन हमेशा आगे के लिए ये खतरनाक होता है, ये हानि होता है। इसके बारे में भी आपको अंतिम में एक बेहतरीन तरीका से देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम आपको समझा भी रहे हैं और ऑप्शन भी बता रहे हैं कि कौन सा किसका ऑप्शन क्या होगा। समझ गए ना? अब आइए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि खेती बाड़ी करने का क्या क्या तरीका है। तो खेती बाड़ी करने यानी कि कृषि करने की तरीका को हम लोग कहते हैं कृषि पद्धतियाँ। कृषि पद्धतियाँ का मतलब क्या हुआ? खेती बाड़ी करने का एक तरीका। तो खेती बाड़ी कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग मिट्टी का तैयार करते हैं और मिट्टी तैयार करने से पहले भी जिस मिट्टी में देखते हैं कि जल की आवश्यकता है, जिसको जल की पानी की आवश्यकता है, तो उससे पहले मिट्टी तैयार करने से पहले उसमें पानी दे देते हैं। कभी कभी हम लोग खरपतवार नाशी यानी कि जो है जितने भी रासायनिक पदार्थ होते हैं जिससे खरपतवार ना उगे, मिट्टी को तैयार करने से पहले वो भी छींट देते हैं। उर्वरक खाद भी छींट देते हैं ताकि जो है खाद मिट्टी की गहराई तक जा सके। तो मिट्टी तैयार सबसे पहले करते हैं। मिट्टी तैयार होने के बाद उसमें बुआई करते हैं, फिर बीज डालते हैं। बुआई करने के लिए हम लोग अच्छा बीज लाते हैं। अच्छा बीज कैसे पहचानेंगे? तो मान के चलिए आपके पास कोई सा बीज है, मान के चलिए धान का बीज है, तो धान के बीज को पानी में डालिए। कुछ समय के बाद देखिएगा जो बीज अच्छा नहीं होगा वो ऊपर आ जाता है। हल्का बीज क्या होता है? ऊपर आ जाता है। जो भी बीज ऊपर आता है वो समझिए खराब बीज है, उसको हम लोग छान के फेंक देते हैं। और जो भी पानी के नीचे में रहता है वो अच्छा बीज होता है जिसका उपयोग हम लोग बुआई के लिए करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं? मिट्टी को तैयार करते हैं, यानी कि उसको जोतते पुतते हैं। तो जोतते आजकल किससे है? तो कल्टीवेटर आ गया। पहले के ज़माने में तो बैल से करते थे, आज कल्टीवेटर आ गया, रोटावेटर आ गया, विभिन्न प्रकार के यंत्र आ गया है, विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी आ गया है, जिसके कारण से मिट्टी को उलटते पुलटते हैं, यानी कि मिट्टी का जुताई करते हैं, मिट्टी को समतल करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं, फिर इसके बाद बुआई करते हैं। फिर इसके बाद बुआई करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? खाद एवं उर्वरक देते हैं ताकि हमारा फसल एक बेहतरीन तरीका से हो पाए। ये सब क्या है? कृषि करने के तरीका, कृषि खेती बाड़ी करने का एक तरीका है, पद्धति है। इसको समझिए। क्या करते हैं? बुआई करते हैं, खाद एवं उर्वरक का छिड़काव करते हैं, खाद एवं उर्वरक देते हैं। इसके बाद क्या होता है? निश्चित समय पर पानी की सिंचाई करते हैं, कि उस खेत में पानी देते हैं ताकि हमारा फसल एक बेहतरीन तरीका से उपज पाए। इसके बाद देखिए खरपतवार से सुरक्षा करते हैं। तो खरपतवार से सुरक्षा करने के लिए हम लोग जो है विभिन्न प्रकार के केमिकल पदार्थ, कभी कभी गाँव के लोगों को देखते हैं जब लकड़ी को जलाता है कोई, मतलब कि गाय के उपले को जलाता है, उससे राख मिलता है, वही राख छींट देता है, तो उससे भी खरपतवार से सुरक्षा होता है। इसके साथ साथ आज के युग में हम लोग ज़्यादा केमिकल पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजी के आ गया है, नया नया ज्ञान आ गया है, नया नया तकनीक आ गया है। तो खरपतवार को हटाने के लिए हम लोग नया नया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जो है दवाई आ गया है, जिस दवाई का प्रयोग करने के बाद फसल को तो कुछ नहीं होता है, लेकिन फसल के साथ जो भी खरपतवार रहता है वो हट जाता है, बर्बाद हो जाता है। वही केमिकल पदार्थ का उपयोग करते हैं ताकि हमारा खरपतवार से सुरक्षा हो सके और हमारा फसल एक बेहतरीन तरीका से हो पाए। इसके बाद कटाई करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं? भंडारण। अंतिम में क्या करते हैं? उसको स्टोरेज करते हैं। जब हम लोग धान को काट के लाते हैं और धान से भूसा को अलग करते हैं और दाने को अलग करते हैं, और अलग करने के बाद उसको एक कंटेनर में, एक बड़े बर्तन में हम लोग को जो है कोठी में रखता है, मिट्टी से बनाए हुए कोठी में रखता है, या नहीं तो बर्तन में रखता है, बड़े बड़े बर्तन में इसको स्टोरेज करते हैं ताकि हमारा ये धान जो है लंबे समय तक सही रह पाए। सब कुछ कर लिए लेकिन भंडारण अगर नहीं करेंगे, एक बेहतरीन तरीका से नहीं रखेंगे, तो सारा फसल क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जल के संपर्क में जब भी हो जाएगा तो फसल क्या होगा? जितने भी दाने क्या होगा वो खराब हो जाएगा। क्योंकि जल की उपस्थिति में क्या होता है? उसमें बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ पैदा हो जाती है, बहुत ज़्यादा मतलब कि खराब पदार्थ उसमें प्रवेश कर जाता है, जिसकी वजह से उस फसल का बर्बादी हो जाता है। तो कृषि पद्धतियाँ का मतलब खेती बाड़ी करने का एक तरीका,
कौन कौन तरीका है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको लिख लीजिएगा। यही सब खेती-बाड़ी करने का तरीका है। कहेगा कि निम्नलिखित में कौन एक खेती-बाड़ी करने का तरीका है, तो मिट्टी तैयार करना, बुआई करते हैं, खाद एवं उर्वरक डालते हैं, फिर सिंचाई करते हैं, खरपतवार से सुरक्षा के लिए जो रासायनिक का इस्तेमाल करते हैं उसको खरपतवारनाशी कहते हैं। इस तरह से लिख लीजिएगा। खरपतवार से सुरक्षा के लिए जो हम लोग रसायन का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं खरपतवारनाशी। खरपतवार को विनाशित कर देता है। पौधा का तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जिस दवाई का उपयोग कर रहे हैं पौधा कुछ नहीं होगा, लेकिन पौधा के साथ जो भी खराब पदार्थ सब रहेगा, जो भी मतलब कि खरपतवार रहेगा वो विनाश हो जाता है, उसको खरपतवारनाशी कहते हैं। इसके बाद कटाई करते हैं, इसके बाद भंडारण करते हैं। सबसे अंतिम में भंडारण भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उत्पादन कर लिए और उसको रखते हैं बढ़िया से नहीं है तो क्या होगा, उसमें बहुत ज़्यादा सूक्ष्म जीवाणु और प्रवेश कर जाएगा, तो वो फसल को बर्बाद कर देगा, वो दाना को बर्बाद कर देगा। तो यही सब था, समझ गए ना। अब आइए, शुरुआत में हम बोले थे ना कि अंतिम में आपको ट्रिक के माध्यम से एक बेहतरीन तरीका से बतलाने का प्रयास करेंगे कि कौन से फसल को खरीफ फसल कहते हैं, कौन से फसल को जायद फसल कहते हैं, कौन से फसल को रबी फसल कहते हैं। अंतिम में हम आपको बताए थे, जो बताएंगे शुरुआत में बोल दिए थे। अब आइए, ट्रिक के माध्यम से हम आपको एक बेहतरीन तरीका से याद कराने का प्रयास करते हैं कि कौन से फसल को खरीफ फसल कहेंगे। यहाँ देखिए, ट्रिक कहता है कि खरीफ की अम्मा गधा बजाती है, तो यहाँ खरीफ का अर्थ होता है खरीफ की फसल, की का मतलब हुआ कपास, और अ का मतलब अम्मा शब्द को पढ़िए। अम्मा में अ का अर्थ होता है अरहर, और माँ का अर्थ होता है मक्का मूंगफली। इसको इस तरह से याद कीजिए। गधा का ग से हुआ गन्ना, और धा का मतलब धान, और देखिए बजाती है, ब मतलब क्या हुआ बाजरा, जा मतलब ज्वार, ती मतलब तिल। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। यदि इस ट्रिक को आप लोग याद कर लीजिएगा तो कौन कौन से फसल को हम लोग खरीफ फसल कहते हैं, आप लोग इसका जवाब एक बेहतरीन तरीका से दे सकते हैं। हम शुरुआती में बोल दिए थे कि आपको आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद करने का एक तरीका बताएंगे। यहाँ पे बता रहे हैं, इन सारे ट्रिक्स को आप लोग एक बेहतरीन तरीका से याद कर लीजिएगा, जो आपके आने वाले राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए या किसी भी अन्य एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। समझ गए ना। इसके बाद देखिए, रबी फसल को याद करने का ट्रिक क्या है। रवि आजा सच में गेम खेलेंगे, ये ट्रिक है। रबी से यहाँ का मतलब हुआ रबी की फसल, आ का मतलब हुआ आलू, जा का मतलब हुआ जौ, सच मतलब कि स से होता है सरसों, च मतलब चना, गे मतलब गेहूँ, मत मतलब मटर, खेलेंगे का मतलब कोई नहीं है, यहाँ पर खेलेंगे कोई फसल थोड़ी होता है। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। इस ट्रिक को बढ़िया तरीका से याद रखना है। इसके बाद देखिए, जायद फसल को किस तरह से याद करना है, इसको भी एक बेहतरीन तरीका से ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास कीजिए। जा मत ताऊ लौट कर भी खीर खा लो, यानी कि जायद फसल का मतलब क्या हुआ, जो गर्मा फसल होता है, जो गर्मी के मौसम में उगाते हैं, उसी को कहते हैं जायद फसल। इसके बारे में तो हम इससे पहले बता दिए हैं कि जायद फसल किसको कहते हैं, खरीफ फसल रबी फसल किसको कहते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देख लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे जायद फसल किसको कहते हैं, ट्रिक के माध्यम से। जा मत जाओ, जा मतलब जायद, मत मतलब क्या, म मतलब हुआ मूंग, त मतलब तरबूज, ताऊ ताऊ ता मतलब तरोई, इसके बाद ऊ मतलब उड़द, लो मतलब लौकी, ट मतलब टमाटर, क मतलब ककड़ी, र मतलब राई, भी मतलब भिंडी, खी मतलब खीरा, खरबूजा, लोबिया, ये सब क्या है, ये सब जायद फसल है। इसको एक बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिएगा। जा मत ताऊ लौट कर भी खीर खा लो। एक बात तो आप लोग जानते हो, गर्मी के मौसम में खीरा खाते हैं, तरबूज खाते हैं, लौकी खाते हैं, ये सब तो खाते हैं, मूंग खाते हैं, ये सब तो आप लोग जानते होंगे। लौकी, टमाटर, ककड़ी, राई, भिंडी, ये सब तो गर्मी के मौसम में उपजता है। तो एक हिसाब से मतलब कि इस हिसाब से भी आप लोग याद रखिएगा कि मौसम के हिसाब से देखिएगा किस मौसम में कौन कौन सा फसल उपजता है। इस हिसाब से याद कीजिएगा ना, तो आपको एक भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा आसान से। समझ गए ना। इसके बाद देखिए, नकदी फसल को याद करने का क्या तरीका है। नकदी फसल को ही हम लोग कहते हैं व्यापारिक फसल। देखिए, इसका ट्रिक है कागज में तंबाकू। का का मतलब कपास, ग का मतलब गन्ना, ज का मतलब जूट, तंबाकू मतलब खैनी, आप लोग जानते ही हो। इस तरह से आप लोग ट्रिक के माध्यम से सारे कंसेप्ट को याद करते हैं, तो आप लोग को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। समझ गए ना। इसके बाद आइए, उर्वरक और खाद में क्या अंतर है, इसको एक बेहतरीन तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। इससे पहले उर्वरक और खाद के बारे में हमने बताए हैं इससे पहले। तो उर्वरक क्या है, एक मानव निर्मित लवण है। उर्वरक को मानव बनाता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। उर्वरक से मिट्टी को हुमस प्राप्त नहीं होता है, यानी कि उर्वरक से लगातार आपको लंबे समय के लिए उर्वरक हानि करता है, लगातार आपको ऊर्जा नहीं देगा। जब ये आप उर्वरक का इस्तेमाल कीजिएगा तब ये मिलेगा। अगर उर्वरक का इस्तेमाल करना बंद कर दिए तो आपको कोई फायदे नहीं है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में रहता है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधे के अवशेष के विघटन से होता है, यानी कि पेड़ पौधा जो सड़ गल जाता है, गोबर मिलाने के बाद जो पदार्थ बनता है उसी को कहते हैं खाद। ये प्राकृतिक रूप से होता है, इसको मानव नहीं बनाता है। खाद खेतों में बनाई जा सकती है। खाद से मिट्टी को हुमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। खाद किसी भी मिट्टी के लिए काफ़ी फायदाकारी रहता है। ये लंबा समय तक आपको जो है बहुत ही फायदाकारी रहेगा। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, यानी कि खाद में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की प्रचुरता कम होती है। समझ गए ना। इसको एक बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिएगा। समझ गए ना। इसके बाद देखिए,
सिंचाई के पारंपरिक तरीके क्या है? सिंचाई के पारंपरिक तरीके का मतलब क्या हुआ, पहले लोग पटौनी किस तरह से करते थे, खेत में पानी किस तरह से डालते थे, इसको एक बेहतरीन तरीके से देखने का प्रयास कीजिए। देखिए मोट था, घिरनी था, देखिए ढकली था, रहर था, इसके माध्यम से सिंचाई करता था पहले लोग, खेतों में पानी डालते थे। इसको एक बेहतरीन तरीके से देख लीजिएगा। मोट किस तरह से है, यहाँ देखिए चेन पेम किस तरह से है, ढेकली किस तरह से है। इस तरह से पहले लोग जो है सिंचाई करते थे, खेतों में पटौनी करते थे, समझ गए। इसके बाद देखिए सिंचाई की आधुनिक विधियाँ क्या है। आजकल के युग में हम लोग सिंचाई किस तरह से करते हैं, आज वर्तमान समय में हम लोग खेतों में पटौनी किस तरह से करते हैं। तो आजकल तो बहुत मोटर आ गया, मशीन आ गया, इसकी सहायता से हम लोग खेतों में पानी पटौनी करते हैं छिड़काव तंत्र के माध्यम से। यहाँ देखिए छिड़काव तंत्र किस तरह से है, आजकल के युग में हम लोग इसी तरह का करते हैं, मोटर की सहायता से। इसके बाद देखिए ड्रिप तंत्र, यहाँ पे जो भी है उसको एक बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिएगा। और सिंचाई का आधुनिक विधियाँ क्या है, छिड़काव तंत्र है और इसके बाद ड्रिप तंत्र है। इसको एक बेहतरीन तरीके से, ड्रिप तंत्र में क्या होता है, इस विधि के द्वारा जो होता है ना, बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ में गिरता है पानी। कहेगा कि बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिराता है पानी, इस विधि को क्या कहते हैं, तो ड्रिप तंत्र कहते हैं। एक बेहतरीन तरीके से यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, समझ गए। इससे क्या होता है, बूंद बूंद करके जाता है ना तो पानी बर्बाद नहीं होता है, समझ गए। इसके बाद ये छिड़काव तंत्र, इस विधि में क्या होता है, पानी का छिड़काव किया जाता है पूरे खेत में, पटौनी में के रूप में करते हैं, पानी के छिड़काव करते हैं पूरे खेत में। पाइप लगल रहता है, बीच में पाइप लगल रहता है, उसके माध्यम से क्या होता है, छिड़काव करते हैं पानी, तो सभी जड़ में पहुंच जाता है, समझ गए ना। तो इसको एक बेहतरीन तरीके से देखिएगा, समझ गए। तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से इस तरह के कंटेंट लगातार आप लोगों के लिए डालते रहते हैं। और राष्ट्रीय आय मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी एक बेहतरीन ढंग से किया जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट ने पास किया है। यदि आप लोग भी पास करना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों के पास भी इस तरह का वीडियो जा सके और वह भी एक बेहतरीन अंक के साथ इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके, पास कर सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।